हाँ ठीक है, स्टार्ट हो गया। तो अपने पास सोर्स S1 और S2 है और इनके बीच में डिस्टेंस 2.5 लैम्डा है और अपने को ये गिवन है कि ऑब्जर्वर is moving on a circular path very far from sources और सोर्सेस गिवन है अपने को कोहेरेंट है। तो कोहेरेंट सोर्सेस से ये जो ऑब्जर्वर है ये बहुत दूर एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है और इन सोर्सेस के बीच में जो डिस्टेंस है वो 2.5 लैम्डा है। तो अपने को कैलकुलेट करना है हाउ मेनी टाइम्स observer hear no sound या complete silence या hear no sound। तो ऑब्जर्वर जब in one साइकिल के अंदर जब ऑब्जर्वर यहां से स्टार्ट होती है वापस यहां पे आ जाएगा तो एक साइकिल के अंदर कंप्लीटली साइलेंस कितनी बार ये ऑब्जर्व करेगा या फील करेगा ये अपने को कैलकुलेट करना। क्या क्वेश्चन समझ में आ रहा है सबको? क्वेश्चन सबको क्लियर है? क्वेश्चन ये है अपना कि ऑब्जर्वर इज मूविंग ऑन ए सर्कुलर पाथ वेरी फार फ्रॉम sources which are coherent sources. How many times observer hear no sound? तो एक चीज बताओ मेरे को, ऑब्जर्वर को कोई भी आवाज कब सुनाई नहीं देगी? When equivalent is when amplitude is 0. हाँ वो ठीक है, लेकिन क्या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा? अच्छा, सबसे पहले तो अपने को ये समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे इंटरफेरेंस होगा। इंटरफेरेंस का मेरे को कैसे पता चला कि तुम सोचो कि ये ऑब्जर्वर है, तो ऑब्जर्वर दोनों की दोनों वेव जो है आवाज अटक रही है वीडियो। हाँ क्या हुआ सर? वीडियो बहुत अटक रही है सर। आवाज तुम्हारी अटक रही है, मेरे को तो नहीं लग रहा कि आवाज अटक रही है। हो जाएगा, कभी कभी क्या है कि थोड़े से टाइम के लिए वो थोड़ा सा रहता है, थोड़ा सा उसको एडजस्ट करो। आ रही है अभी क्लियर आ रही है आवाज आई थिंक। सर आप जब इधर आते हो तब एकदम क्लियर आती है। हाँ एकदम क्लियर। बोर्ड के पास नहीं हाँ, आती सर। वो थोड़ा सा हो सकता है डिस्टेंस की वजह से हो, लेकिन मैं जोर से बोलने का ट्राई कर रहा हूँ तो आई थिंक ऑडिबल होगा। तो अपने को ये गिवन है कि ऑब्जर्वर को एक राउंड के अंदर कितने टाइम्स साइलेंस सुनाई देगा। तो साइलेंस का मतलब देखो, सबसे पहले तो अपने को पता होना चाहिए कि इंटरफेरेंस होगा। इंटरफेरेंस का मेरे को कैसे पता चलेगा कि देखो ऑब्जर्वर जैसे यहाँ पे है तो सोर्सेस यहाँ पे है, तो दोनों सोर्सेस ऑब्जर्वर जैसे रोटेट करेगा एवरी टाइम जो सोर्सेस से जो वेव आ रही है वो दो सेम डायरेक्शन से आ रही है और सोर्सेस दोनों कोहेरेंट है। इसका मतलब two waves coming from the same direction with same definitely superimposes, then the pattern should be interference. Pattern interference होना चाहिए। अब इंटरफेरेंस के अंदर अपने को पता है कभी तो आवाज बहुत ज्यादा सुनाई देती है यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, कभी आवाज
मिनिमम सुनाई देती है या जीरो सुनाई देती है, दोनों का एम्पलीट्यूड अगर सेम हुआ तो बिल्कुल भी कंप्लीट साइलेंस सुनाई देगा। तो साइलेंस कितनी बार सुनाई देगा ये अपने को पता करना है। यानी बेसिकली अपना क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी टाइम्स इंटरफेरेंस विल रिजल्ट इनटू डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। एक जब ये रिवॉल्व कर देगा या एक साइकिल कंप्लीट कर लेगा तो उसके अंदर कितने टाइम्स डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, ये अपने को सॉल्व करना है। क्या क्वेश्चन समझ में आ रहा है सबको? अरे बोलो। यस सर। तो फटाफट सॉल्व करो। देखो 1 मिनट का टाइम है तुम्हारे पास, जल्दी सॉल्व कर लो सब लोग। उसके बाद अपन डिस्कस करते हैं। अभी 34 लोग ही प्रेजेंट है, बहुत कम लोग हैं, अभी भी 5-6-7 लोग एब्सेंट है। ये एब्सेंट यार फ्रीक्वेंसी कम करो। देखो ऐसे नहीं चलेगा, कुछ जेन्युइन रीजन हो सकते हैं। जैसे लास्ट क्लास में अपने हुआ था, अब बीच में पावर कट हो गया तो इस वजह से क्लास अपनी आधी हो पाई थी। तो ऐसे जेन्युइन रीजन चलते हैं। बट और तुम्हें तो ओनली फॉर मोबाइल से यूज करना है, तुम्हें तो कोई लाइट्स वगैरह नहीं चाहिए। तो तुम्हारे तो पावर कट वाला तो ऑप्शन नहीं होना चाहिए। पावर कट में भी तुम क्लास तो कर सकते हो। आई थिंक मोबाइल डेटा का यूज कर लो इन केस अगर ब्रॉडबैंड यूज नहीं हो रहा है तो। ठीक है, तो देखो इसको सॉल्व करते हैं। तो मेरे को पता है कि फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन होती है कि डेल्टा एक्स 2 - लैम्डा बाई 2 होना चाहिए। डेल्टा एक्स इस फॉर्म में होना चाहिए, तब जो है वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। या और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तभी जो है कंप्लीट साइलेंस सुनाई देगा। कंप्लीट साइलेंस सुनाई देगा, उसको कोई भी आवाज सुनाई नहीं देगी। तो 1 बाय 1 अपन हर पोजीशन से डेल्टा एक्स निकालते हैं और उसके बाद पता करते हैं। तो डेल्टा एक्स किस फॉर्म में होना चाहिए? डेल्टा एक्स जैसे सबसे कम डेल्टा एक्स क्या हो सकता है? n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो लैम्डा बाई 2, नेक्स्ट 3 लैम्डा बाई 2, उसके बाद 5 लैम्डा बाई 2, उसके बाद 7 लैम्डा बाई 2। इस फॉर्म में ऐसे जो है वो डेल्टा एक्स होने चाहिए, तब जो है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। ठीक है, तो डेल्टा एक्स इस फॉर्म में होना चाहिए। अब अपन डेल्टा एक्स निकालते हैं। सबसे पहले मैं डेल्टा एक्स यहां पे निकालता हूं। सोर्स को जो जॉइनिंग लाइन से उसी लाइन के अलावा सोच के बताओ यहां पे डेल्टा एक्स कितना होगा? इस पोजीशन के लिए डेल्टा एक्स कितना होगा? देखो S1 यहां तक आने के लिए ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, सॉरी S2, और S1 इतनी डिस्टेंस तो ट्रेवल करेगा ही सही, उसके साथ इतनी डिस्टेंस ये एक्स्ट्रा ट्रेवल करेगा। तो बताओ यहां पे डेल्टा एक्स कितना होगा? पाथ डिफरेंस कितना होगा? अरे बोलो। अरे बोलो ना। अरे आवाज आ रही कि नहीं आ रही? आ रही है 0.5 लैम्डा। 0.5 लैम्डा कैसे?
0.5 लैम्बडा कैसे होगा बताओ? पॉइंट 5 लैम्बडा कैसे होगा बताओ? अरे S2 जैसे S1 और S2 के बीच में डिस्टेंस 2.5 लैम्बडा है, 0.5 लैम्बडा नहीं है। सर वो 0 दिखा इसलिए। ठीक है ठीक है, ये 2.5 लैम्बडा है या 5/2 लैम्बडा है। तो क्या डेल्टा एक्स 5/2 लैम्बडा होगा यहाँ पे? बोलो। यस सर। तो यहाँ पे डेल्टा एक्स 5/2 लैम्बडा, तो डेफिनेटली क्या इसकी जो ऑपोजिट पोजीशन है यहाँ पे, क्या यहाँ पे भी डेल्टा एक्स 5/2 लैम्बडा होगा? अरे एक बार S2 एक्स्ट्रा ट्रेवल करेगा और एक बार S1 एक्स्ट्रा ट्रेवल करेगा। ऐसे कैसे लॉजिकली सोच के बताओ कि सिमेट्रिकली इन दोनों को ज्वाइन कर, जो सेंटर में पॉइंट होगा इसको, सेंटर वाली लाइन को ज्वाइनिंग लाइन के पॉइंट पे, यहां पे जब ये दोनों सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, यहां पे डेल्टा एक्स कितना होगा बताओ? 0। 0। वेरी गुड। ऐसे कैसे, यहां पे भी नीचे भी, यहां पे भी एक पॉइंट आएगा, यहां पे भी डेल्टा एक्स 0 होगा। तो अपने को सिमेट्रिकली अपन ने 4 पॉइंट्स निकाल लिए जहां पे डेल्टा एक्स कितना कितना आ रहा है, ये अपने को समझ में आ रहा है। बीच में डेल्टा एक्स इन्हीं वैल्यूज के बीच में वेरी करेगा, तो अपने को तो बस इन्हीं डेल्टा एक्स से मतलब है, बाकी तो डेल्टा एक्स से अपने को मतलब नहीं है, क्योंकि जितना डेल्टा एक्स तब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो डेल्टा एक्स यहाँ पे 5/2 लैम्बडा है, यहाँ पे डेल्टा एक्स 0 है। इसका मतलब ये 1/4 सर्कल के अंदर जब गया होगा इस पोजीशन से इस पोजीशन तक, तो डेल्टा एक्स 5/2 लैम्बडा से 0 तक वेरी किया होगा। तो डेफिनेटली बीच में कहीं पे ये 5/2 से 0 या 0 से 5/2 कैसे लिखो, तो यहाँ पे बीच में कहीं पे लैम्बडा 2 आया होगा, फिर लैम्बडा आया होगा, फिर 3 λ/2 आया होगा, फिर 2 लैम्बडा आया होगा, उसके बाद 5/2 लैम्बडा आया होगा। ऐसे चला होगा। ऐसे कैसे 5/2 से 0 करना है, तो यहाँ पे कहीं पे 2 लैम्बडा आया होगा, फिर 3 λ/2 आया होगा, फिर लैम्बडा आया होगा, फिर λ/2 आया होगा, फिर 0। ऐसे कैसे इधर भी चलेगा, 0 λ/2 लैम्बडा 3 λ/2 और 2 लैम्बडा। ऐसे कैसे यहाँ पे भी 2 लैम्बडा 3 λ/2 λ/2। इसका मतलब जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के अंदर पाथ डिफरेंस हो सकता है इन ऑन ए सर्कुलर पाथ, वो λ/2 3 λ/2 और 5 λ/2 ये तीन हो सकता है। 7 λ/2 तो हो नहीं सकता, क्योंकि अपने को सोर्सेस के बीच में डिस्टेंस 5/2 लैम्बडा है। तो आप मेरे को काउंट करके बता दो कि टोटल साइलेंस पॉइंट कितने हैं, कितने पॉइंट्स पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, या कितने पॉइंट्स पे डेल्टा एक्स इस फॉर्म में। जल्दी काउंट करके बता दो। टोटल साइलेंस पॉइंट कितने होंगे?
10 अरे बोलो 10 अरे काउंट कर लो ना यार, यहां से मैं काउंट करता हूं। तो सबसे पहले 5/2 लैम्डा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। क्या 10 पॉइंट्स होंगे जहां पे डेल्टा एक्स इस फॉर्म में होगा? अरे बोलो। यस सर। तो टोटल साइलेंस पॉइंट हो गए 10 और टोटल साइलेंस पॉइंट अगर 10 होंगे तो डेफिनेटली डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी 10 पॉइंट्स पे होगा। ऐसे कैसे सपोज अपने को ये पूछ के ये फाइंड आउट करने को बोल रहे कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस सॉरी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के पॉइंट कितने होंगे? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की पोजीशंस कितनी होगी? तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहां होता है? जहां डेल्टा एक्स एन लैम्डा होता है। एन लैम्डा यानी डेल्टा एक्स 0 हो सकता है, लैम्डा हो सकता है, 2 लैम्डा हो सकता है और मैक्सिमम 2.5 लैम्डा है, तो 3 लैम्डा तो नहीं हो सकता। तो इन 3 पोजीशंस या 3 डेल्टा एक्स कितने पॉइंट्स पे बताओ? काउंट कर लो वापस से। 1 10 2 3 4 5 6 8 9 10। तो 10 पोजीशन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की होगी और 10 डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की होगी। और ये अपने को तो पहले से पता है ना, एक काउंट कर लिया दूसरे को काउंट करने की जरूरत नहीं है कि सर्कुलर पाथ पे है तो एक क्लॉक जितने इवन नंबर होंगे उतने ही ऑड नंबर होंगे डेफिनेटली, क्योंकि अपन उसी पॉइंट पे वापस आ रहे हैं, 0 से स्टार्ट होके वापस 0 पे आ रहे हैं। सिमेट्रिकली मैं बोल सकता हूँ कि जितने कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के पॉइंट्स होंगे उतने ही डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के पॉइंट होंगे। तो मेरे को सोच के बता दो, क्या इस क्वेश्चन के अंदर किसी को कोई डाउट है? इस क्वेश्चन के अंदर किसी को कोई डाउट? एक तो यार तुम बोला थोड़ा रेस्पॉन्स जल्दी किया करो। देखो एक चीज के लिए मेरे को 3 बार पूछना पड़ता है। डाउट हो तो बता दो तुरंत और नहीं हो तो हाँ ना बोल दो। बस एक ही चीज लगी हुई है तुम्हारे की बोर्ड ब्लर है। पता नहीं अब कैसे हो रहा है, बाकी सारी क्लासेस तो सही चल रही है, तुम्हारी क्लासेस में ये दिक्कत आती रहती है, कभी आवाज सही नहीं आ रही, कभी बोर्ड ब्लर है। अभी तुम्हें दिखाई बिल्कुल नहीं दे रहा है क्या? हेलो? बहुत ब्लर है सर। सर इसका फोटो भेज देंगे ग्रुप पे। हाँ फोटो में भेज दूंगा। तुम्हें क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ तुम। यस सर वो आ गया। तो रास्ता निकालो ना यार ऐसे कि हाँ फोटो भेजना है, ये करना है, वो करना है। देखो है ना, अपन प्रॉब्लम्स पे कंसिडर हमेशा प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखेंगे तो फिर प्रॉब्लम्स ही आएगी। अपन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढो। अब ऑब्वियसली बात है यार, तुम भी समझदार हो, ऐसे बच्चे तो हो नहीं कि अपन ऑफलाइन वाले, जितनी ऑफलाइन के अंदर सारी चीजें अपने को वेरी वेल मैनेज्ड मिलती थी, अपन भी ट्राई कर रहे हैं 100% एक्यूरेसी लाने की। बट अब ऑब्वियसली बात है कि ऑफलाइन जितनी तो सारे सोर्सेज भी उतने अवेलेबल हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, और कुछ तो प्रॉब्लम्स आ सकती है ऑफलाइन ऑनलाइन के अंदर। ये तो तुम सब समझदार लोगों को इतने समझाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा अपने को कॉर्पोरेट करना पड़ेगा। अपन अपने का अपना मोटिव यही है, कुछ भी करके अपनी क्लासेस चलती रहनी चाहिए, पढ़ाई चलती रहनी चाहिए। बाकी टाइम तो मैं थोड़ा सा पता है कि चैलेंजिंग चल रहा है, तो अपन ट्राई कर रहे हैं कि इसके अंदर जितना मैक्सिमम प्रोडक्टिव हो सकता है अपन वो ट्राई कर रहे हैं।
सही बात है ना? यस। ठीक है, ठीक है, तो मैं इसको रफ कर दूं क्या? सर इसको रफ कर दूं मैं? फोटो निकाला ना सर? हाँ, फोटो निकाल दिया, तुम टेंशन मत लो। ठीक है, तो ये अपन ने इंटरफेरेंस रिलेटेड क्वेश्चन किए थे। इंटरफेरेंस में आई थिंक अब किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बस अपना एक ही मोटिव है कि डेल्टा एक्स निकालो, डेल्टा एक्स से फेज डिफरेंस आ जाएगा, फेज डिफरेंस आ गया तो इक्विवेलेंट एम्पलीट्यूड आ जाएगा, इक्विवेलेंट इंटेंसिटी आ जाएगी। और इंटरफेरेंस होता कब है ये अपने को पता है कि इंटरफेरेंस सेम फ्रीक्वेंसी की वेव्स अगर सेम डायरेक्शन से सुपर इम्पोज हो तो उस पैटर्न को अपन इंटरफेरेंस बोलते हैं। और इंटरफेरेंस का मीनिंग ये है कि उन दोनों का रिजल्टेंट जो है वो एक सिंपल टाइप की वेव ही बनेगी, लेकिन डिफरेंस ये रहेगा कि उसका थोड़ा सा एम्पलीट्यूड जो है वो मॉडिफाई हो जाएगा। जैसा अपन ने पढ़ा था, कभी तो एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा हो जाता है, कभी एम्पलीट्यूड मिनिमम हो जाता है, जिसको अपन ने कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नाम दिया था। तो ये सारी बातें हो गई। नेक्स्ट अपना टॉपिक जो है सेकेंड टाइप का सुपरपोजिशन, वो है स्टैंडिंग वेव। स्टैंडिंग वेव्स, स्टैंडिंग साउंड वेव्स। ऑब्वियसली बात है अपन साउंड वेव चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो स्टैंडिंग वेव ये भी है ना, जैसे तुमने वहां पे पढ़ा था वेव ऑन स्ट्रिंग पे, एग्जैक्टली सेम टाइप का ही है, बस अपन उसी का रिवीजन करना है। थोड़ा सा क्या है कि यहाँ पे ये स्टैंडिंग वेव बनती कैसे है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। कैसे होता है उसको समझते हैं। अपने को पता है कि सबसे पहले तो मेरे को बताओ कि स्टैंडिंग साउंड वेव या इन जनरल स्टैंडिंग वेव बनती कब है, किस टाइप की वेव सुपर इम्पोज होती है? बोलो। अरे बोलो। अपोजिट साइड से सुपर इम्पोज होती है तब। हाँ, तो two waves with same frequency, frequency तो सेम होनी चाहिए, सेम फ्रीक्वेंसी superimpose from डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन से अगर दो वेव्स सुपर इम्पोज होती है विद सेम फ्रीक्वेंसी तो उनका जो रिजल्टेंट होता है वो स्टैंडिंग वेव होता है। ये अपन ने देखा था। अब एक्चुअली यहाँ पे साउंड वेव के अंदर क्या होता है, स्ट्रिंग वेव के अंदर तो अपने को पता है कि एक स्ट्रिंग के अंदर एक वेव इधर से आ रही है, एक वेव इधर से आती है, तो वेव स्प्रेड आउट नहीं होती है, वेव फैलती नहीं है, वहां पे स्टैंडिंग वेव बन जाती है आराम से। मैंने तुम्हें थोड़ा सा एनिमेशन भी बताया था। ऐसे ऐसे पैटर्न यही का ही आता है, लेकिन तुम कुछ सोचो कि अगर मैं ओपन के अंदर जैसे मैं बोल रहा हूं और एक और पर्सन सामने से ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर, मतलब
जैसे मैं जिस डायरेक्शन में वेव क्रिएट कर रहा हूँ उसके ऑपोजिट वेव क्रिएट कर रहा है विद सेम फ्रीक्वेंसी, तो स्टैंडिंग वेव बनेगी तो सही, लेकिन ओपन एनवायरनमेंट की वजह से पार्टिकल्स का वाइब्रेशन जो है वो फैल जाएगा, और पार्टिकल का वाइब्रेशन अगर फैल जाएगा तो अपने को क्लियरली स्टैंडिंग वेव सुनाई नहीं देगी। यानी अपने कहने का मतलब है जैसे एक सोर्स इन ओपन के अंदर जैसे एक सोर्स ऐसे साउंड निकाल रहा है, एक सोर्स इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ऐसे साउंड निकाल रहा है, फ्रीक्वेंसी इसकी भी एफ है इसकी भी एफ है, तो डेफिनेटली यहां पे स्टैंडिंग वेव तो बनेगी, स्टैंडिंग वेव तो बनेगी, लेकिन ओपन के अंदर स्टैंडिंग वेव जो है वो क्लियरली अपने को सुनाई नहीं देगी, कांट हियर क्लियरली अपने को जो है वो सुनाई नहीं देगी। अरे यार ये ठीक है, तो आवाज आ रही है अभी? Yes, sir. ठीक है, तो इन केस अभी क्या है कि थोड़ा सा मेरे को टेम्परेचर ज्यादा दिखा रहा है ये इसका, तो इन केस अगर बीच में ये कैमरा ऑफ हो जाता है या डिस्कनेक्ट हो जाता है तो सब लोग कनेक्टेड रहना, वापस से अपन कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है ना, इन केस, तो डिस्कनेक्ट मत होना बस, ठीक है। तो ये अभी ये बोल रहे हैं कि दो वेव्स अगर ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रही है तो इसलिए ओपन के अंदर जैसे अगर तुम स्टैंडिंग वेव बनाओगे तो वो क्लियरली अपने को सुनाई नहीं देती, इसलिए अपन इसको क्लियरली ऑब्जर्व करने के लिए अपने क्लोज्ड पाइप यूज करते हैं। तुमने ये प्रैक्टिकली अगर पता नहीं किया है कि नहीं किया है, एक क्लोज्ड जैसे पाइप है अपने पास, उस पाइप जो एक एंड से क्लोज्ड है, उस पाइप के अंदर एक साइड से तुम बोलते हो, कंटिन्यूसली बोलते हो, तो थोड़ी देर के बाद तुमने सुना होगा कि अपने को ऐसा लगेगा कि आवाज कभी ज्यादा हो रही है कभी कम हो रही है, स्टैंडिंग वेव उसके अंदर बन गई साउंड की, तुम्हारी खुद की आवाज वापस जो रिफ्लेक्ट होकर आ रही है वो जाने वाली आवाज के साथ स्टैंडिंग वेव बनाएगी। क्या ऐसा किया है किसी ने? अरे ऐसा किया कि नहीं किया? हाँ सर। Yes, sir. ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, फॉर क्लियरली ऑडिएबल standing wave formation, we use organ pipes। ये पाइप्स का नाम और कुछ नहीं, इससे कंफ्यूज नहीं होना है, अपन एक ऑर्गन पाइप यूज करते हैं, बस पाइप सिंपल सिलेंड्रिकल पाइप होता है, जैसे डेली लाइफ में तुम देखते हो पाइप को, बस उसका रीजन तुम्हें समझ में आ रहा हो, ओपन में अगर तुम स्टैंडिंग वेव बनाते तो वो क्लियर अपने को सुनाई नहीं देगी, इसलिए अपन पाइप के अंदर जो है वो साउंड वेव क्रिएट करते हैं, सिंपल इसका रीजन यही है। तो बाकी सारे कॉन्सेप्ट एज इट इज है, कैसे करते हैं उसको देखते हैं। अच्छा, उससे पहले मैं तुम्हें थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं कि ऑर्गन पाइप अपन दो टाइप की यूज करेंगे, एक तो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, और एक यूज करेंगे अपन ओपन ऑर्गन पाइप। इन दोनों का मीनिंग क्या है, अपन आगे वर्डिंग यूज करेंगे डायरेक्टली ओपन ऑर्गन पाइप एंड क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। उसका मीनिंग क्या है समझ लो कि क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का मतलब, अब देखो ना, एक तो डेफिनेटली श्योर है कि
जो अपने पास पाइप होगा वो एक तरफ से हो, जैसे क्लोज का मतलब ये है। हेलो, आवाज सर आ रही है वीडियो मैं जो बोल वीडियो अटक अटक गई है। वीडियो क्या आवाज सही से नहीं आ रही है? सर आवाज भी अटक रही है। अभी आ रही है आवाज? अटक रही है। आवाज भी बहुत अटक रही है सर। अटक रही है, फिर तुम तुरंत आंसर कैसे कर रहे हो मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ? अटक अटक के सुनाई आ रहा है। तुम्हारी आवाज तो मेरे को क्लियरली आ रही है यार, पता नहीं सर कैसे। आज के फ्रीक्वेंसी में डिस्टरबेंस आ रहा है सर। फ्रीक्वेंसी में डिस्टरबेंस, मैं इसी टाइप की फ्रीक्वेंसी क्रिएट कर रहा हूँ, तो तुम्हें क्या पता है? मैं इसी टाइप की फ्रीक्वेंसी क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है ना? मस्त रहो तुम। अभी 36 लोग कनेक्टेड है, ठीक है। अभी आवाज आ रही है? ओके, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। यज्ञेश बोल रहा है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। इंटरफेरेंस कैसे हो रहा है? मैं तो अकेला ही बोल रहा हूं। इंटरफेरेंस के लिए 2 साउंड चाहिए ना, तो मैं ऐसे ही कर रहा हूं, कभी आवाज ज्यादा निकाल रहा हूं, कभी आवाज कम कर रहा हूं, मेरे खुद की वेव के साथ ही मैं इंटरफेरेंस कर रहा हूं। अच्छा, सराउंडिंग के लिए, सराउंडिंग में तो कोई डिस्टरबेंस है ही नहीं, एकदम साइलेंस है। ठीक है, तो अपन कंटिन्यू करते हैं। देखो क्लोज और अब देखो ऑर्गन पाइप के अंदर साउंड क्रिएट करना है, तो चाहे क्लोज्ड हो चाहे ओपन हो, ये तो डेफिनेटली अपने को पता है कि एक साइड से तो मैं साउंड वेव भेजूंगा, यानी एक साइड तो हमेशा ओपन रहेगी। तो क्लोज का मतलब जिसकी एक साइड क्लोज है, ओपन का मतलब जिसकी दोनों साइड ओपन है। तो क्लोज ऐसा हो जाएगा कुछ इस टाइप का, ये क्लोज और ओपन पाइप है। इसके अंदर मैं यहां से साउंड वेव को भेजूंगा, तो ये कुछ इस टाइप से स्टैंडिंग वेव बनाएंगी। इस टाइप से जो क्लोज एंड होगा, ये इसका क्लोज एंड होगा, ये इसका ओपन एंड होगा। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के अंदर एक क्लोज्ड एंड होता है, एक ओपन एंड होता है। ओपन ऑर्गन पाइप के अंदर दोनों एंड ओपन होते हैं, मतलब ये एंड भी ओपन है और ये एंड भी ओपन है। यहां से भी तुम वेव भेज सकते हो, यहां से भी तुम वेव भेज सकते हो, दोनों एंड से तुम वेव भेज सकते हो। दोनों एंड भी ओपन और ये भी ओपन एंड होगा। तो एक चीज मेरे को लॉजिकली सोच के बताओ कि क्लोज्ड एंड जो होगा और जो ओपन एंड होगा, जैसे अपन ने वहां पे वेव ऑन स्ट्रिंग के अंदर स्टैंडिंग वेव पढ़ी थी, ऐसे कैसे क्लोज्ड एंड पे नोड बनेगा या एंटी नोड बनेगा?
क्लोज्ड एंड पे नोड बनेगा या एंटी नोड बनेगा? नोड। नोड, वेरी गुड। ये मैंने इस चीज को पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया था वहां पे स्टैंडिंग वेव के अंदर। तो क्लोज्ड एंड के अंदर एंड पे हमेशा ध्यान रखना नोड बनेगा और ओपन एंड पे हमेशा एंटी नोड बनेगा। जो अपने पास लॉन्गिट्यूडनल डिस्प्लेसमेंट है साउंड का, उसके लिए क्लोज एंड पे नोड बनेगा, ओपन एंड पे एंटी नोड बनेगा। तो अब है ना, बाकी सारी चीजें एज इट इज है, कैलकुलेशन भी एज इट इज है। वहां पे तुमने एक फिक्स फायर और फिक्स वायर पढ़ा था, ऐसे कैसे यहाँ पे एक बार तो स्टैंडिंग वेव बनाएंगे अपन क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के अंदर, एक बार स्टैंडिंग वेव बनाएंगे अपन ओपन ऑर्गन पाइप के अंदर। सिंपल सी बात है। तो बताओ, बोर्ड पे जो लिखा हुआ है इसके अंदर कोई डाउट किसी को? मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूं ताकि तुम्हें फोटो भेज दूं। इधर किसी को कोई डाउट? नो। नो सर। No, sir. कोई डाउट नहीं है, राइट? ठीक है, तो नेक्स्ट अपन जो है स्टैंडिंग वेव की कैलकुलेशन करते हैं, जैसे अपन ने वहां पे करी थी। इसको मैं रफ कर रहा हूं, फोटो भेज दूंगा मैं। तो सिंपल सी बात है कि अब एक वेव, जैसे अपने पास कोई पाइप है, जैसे अभी मैं ओपन पाइप की बात कर रहा हूं, तो देखो ना, ओपन पाइप, ओपन ऑर्गन पाइप के अंदर तो वेव्स कैसे बनती है, स्टैंडिंग वेव कैसे बनती है? एक सोर्स इधर से वेव भेजता है, एक सोर्स इधर से वेव भेजता है, सेम फ्रीक्वेंसी की, तो स्टैंडिंग वेव बन जाती है। क्लोज्ड के अंदर क्या होता है, साउंड अपन एक तरफ से भेजते हैं, लेकिन वही साउंड क्लोज्ड एंड से रिफ्लेक्ट होते हैं। जब वापस आती है तो आने वाली वेव और जाने वाली वेव दोनों की फ्रीक्वेंसी डेफिनेटली सेम होगी, क्योंकि सेम सोर्स ही क्रिएट कर रहा है। तो वो दोनों वेव्स आपस में मिलके स्टैंडिंग वेव बनाएंगी। तो देखो, लेट्स से एक वेव वन डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूं लॉन्गिट्यूडनल, इसको मैं मान लेता हूं a sin kx माइनस ओमेगा टी। एक वेव जो इधर से आ रही है इसको s2 मान लेता हूं। सोच के बताओ, ये अगर kx माइनस ओमेगा टी है तो ये क्या होगी, kx प्लस ओमेगा टी होगी क्या? यस सर। तो ये हो जाएगी kx प्लस दोनों का मैंने बताया था। एम्पलीट्यूड अपन स्टैंडिंग वेव के अंदर जनरली सेम रखते हैं, क्लियरली फील करने के लिए। एम्पलीट्यूड डिफरेंट होगा तो रिजल्टेंट स्टैंडिंग वेव तो बनेगी, बट फिर कंप्लीट लूप्स नहीं बनेंगे, मतलब इस टाइप का बनेगा। ठीक है, तो इसलिए कंप्लीट लूप्स बनाने के लिए अपन एम्पलीट्यूड सेम रखते हैं। अब अपने को एस इक्विवेलेंट निकालना है, तो एस इक्विवेलेंट हो जाएगा S1 प्लस S2। सॉल्व करते हैं, देखो ये हो गया S1 इक्वल sin kx माइनस ओमेगा टी प्लस sin kx प्लस ओमेगा टी। जैसे वहां पे कैलकुलेट किया था a, मेरे को बताओ sin a माइनस b प्लस sin a प्लस b, इसका फॉर्मूला क्या होता है? sin a माइनस b प्लस sin a प्लस b। बोलो। 2 sin a cos b। 2 sin a cos b, तो 2 sin a यानी sin kx cos ओमेगा t। किसी को नहीं पता है ये ध्यान रख सकते हो कि
साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ये 2 साइन ए cos b होता है, 2 साइन ए cos b होता है, ठीक है। तो s इक्विवेलेंट इक्वल टू 2a sin kx cos ओमेगा t हो गई। तो cos ओमेगा t के आगे जो भी आता है वो अपने को पता है इक्विवेलेंट एम्पलीट्यूड का काम करता है। तो a इक्विवेलेंट ये आ गया अपने पास 2a sin kx, यानी अपने को पता है जैसे आपने स्ट्रिंग वेव के अंदर पढ़ा था वैसे वैसे यहाँ पे भी every particle vibrates with different amplitude, ये अपने को पता है कि हर पार्टिकल का एम्पलीट्यूड डिफरेंट होगा। और इसको मैंने लॉजिकली एक्सप्लेन किया तो मैं स्ट्रिंग वेव के अंदर किस टाइप से किस पार्टिकल का एम्पलीट्यूड 0 है, किस पार्टिकल का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है। तो मैक्सिमम तो एम्पलीट्यूड कितना होगा 2a, a इक्विवेलेंट कहां से कहां वैल्यू करेगा 2a से लेके 0 तक, जीरो से 2a तक, क्योंकि x इक्वल टू 0 पुट करो a इक्विवेलेंट 0 आ जाएगा और x इक्वल टू जो है 2n-1 पाई पुट करोगे तो उस केस में 2n-1 पाई बाय 2, जैसे पाई सॉरी पाई 2 या 3 पाई बाय 2 हो गया 5 पाई बाय 2, इस टाइप से मिनिमम या मैक्सिमम आ सकता है। तो -2a से ऐसा लिख लेता हूं ज्यादा अच्छा है कि -2a से 2a के बीच में वैरी करेगा, बट ज्यादा अच्छा है कि मैं मोड ले लेता हूं, मोड ऑफ a इक्विवेलेंट 0 से 2a के बीच में वैरी करेगा। हर पार्टिकल कुछ 0 का एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट कर रहा है, कुछ 2a के साथ वाइब्रेट कर रहा है। इसलिए अपने को पता है ऑर्गन पाई के अंदर लूप्स बनते हैं, वेव stationary wave is created, stationary wave is created। स्टेशनरी वेव क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अब डिस्टरबेंस आगे फॉरवर्ड नहीं होगा, ओनली फॉर पार्टिकल्स का वाइब्रेशन जो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में है वो एज इट इज होगा, इस टाइप से चलेगा। और यहां पर भी वैसा ही होगा, एवरी लूप लेंथ, हर लूप की लेंथ कितनी होगी बताओ, लैम्डा बाई 2, जैसे आपने वहां पे पढ़ा था, बाकी सब एग्जैक्टली उसके टाइप से ही है। और पोजीशंस ऑफ नोड, नोड की पोजीशन पता कर सकता हूं मैं अगर साइन के एक्स की फॉर्म में है। नोड की पोजीशन क्या होगी जब के एक्स की, नोड का मतलब इक्विवेलेंट एम्पलीट्यूड 0 होना चाहिए, तो साइन के एक्स, साइन थीटा 0 कब होता है, थीटा की वैल्यू कितनी होती है बताओ, थीटा कितना होता है तब साइन 0 होता है, n पाई, n पाई। क्या सबको पता ही है? यस तो ये हो गया अपने पास पोजीशंस ऑफ नोड पता कर सकते हो, पोजीशंस ऑफ नोड। ये तब नोड तब बनेगा जब kx इक्वल टू n पाई होगा और x k अपने को पता है 2 पाई बाई लैम्डा होता है, तो k को मैं 2 पाई अपॉन लैम्डा पुट कर लेता हूं, पाई से पाई कैंसिल हो गया, यानी x इक्वल टू ये आ गया n लैम्डा बाई 2। सबसे पहले x इक्वल टू 0 पे, यानी x इक्वल टू 0 बनेगा, फिर लैम्डा बाई 2 बनेगा, फिर लैम्डा बाई 2 भी बनेगा, इस टाइप से बनता जाएगा। और एक पोजीशन पता चल गई, फिर तो अपने को डायरेक्टली पता चल जाएगा कि हर लैम्डा बाई 2 के बाद नोड बनेगा, और नोड और एंटी नोड के बीच में डिस्टेंस जैसे वहां पे लैम्डा बाई 4 होती थी, यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, लिख सकते हो तुम ये भी, डिस्टेंस बिटवीन
यहाँ पे विजिबल है क्या जो मैं लिख रहा हूं? चलो ऐसे लिख लेता हूं, डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एंटी नोड इक्वल टू लैम्डा बाई 4। नोड के बाद एंटी नोड बनेगा, तो ये जो पढ़ा है अपन ने, इसमें कोई डाउट किसी को? अरे इसमें किसी को कोई डाउट है? बोलो। नो सर। कोई डाउट नहीं, राइट? ठीक है, तो अब है ना, मैं ठीक है फोटो ले लेता हूं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो है, इसी के अंदर जैसे अपन ने इक्विवेलेंट स्टैंडिंग वेव के लिए इक्विवेलेंट लॉन्गिट्यूडनल डिस्प्लेसमेंट एस इक्विवेलेंट निकाला है, वैसे के वैसे अपन पी इक्विवेलेंट भी निकाल सकते हैं या पी एक्सिस भी निकाल सकते हैं। मैंने पी एक्सिस और एस इक्विवेलेंट के अंदर फॉर्मूला बताया था। सॉरी, तो बताओ पी एक्सिस एस इक्विवेलेंट अपने पास आ गया, साइन kx cos ओमेगा t। अच्छा, एक चीज वैसे सबको पता है, मैं फिर से वापस रिवाइज करवा देता हूं। अगर cos ओमेगा t है तो HCM तो होगी, लेकिन स्टार्ट कहां से होगी? cos ओमेगा t की टाइप से जब इक्वेशन होती है तो किस पॉइंट से स्टार्ट होती है HCM? एम्पलीट्यूड मैक्सिमम एक्सट्रीम पॉइंट से। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि HSM स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सट्रीम, ये ध्यान रखना कभी जरूरत पड़े तो। और वैसे भी कोर्स का ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ तुम्हारे पास ऐसा बनेगा, मतलब x इक्वल टू 0 पे या t इक्वल टू 0 पे एम्पलीट्यूड 2a आएगा, यानी ये एक्सट्रीम से स्टार्ट होगा, यानी हर पार्टिकल अपने एक्सट्रीम से स्टार्ट होगा। अब देखो एस इक्विवेलेंट पता है तो पी एक्सिस निकाल सकता हूं। पी एक्सिस क्या होता है? माइनस बी इंटू डेल एक्स अपॉन डेल एक्स। ये फॉर्मूला सबने पढ़ रखा है। तो पी एक्सिस मैं पहले डेल एस अपॉन डेल एक्स निकाल लेता हूं, यहां से डेल एस अपॉन डेल एक्स, ये हो जाएगा। x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है, तो t वाली सारी टर्म्स कांस्टेंट, तो ये हो गया 2a एज इट इज। अब साइन का डिफरेंशिएशन करना है तो a बाहर आ जाएगा, साइन kx का cos kx हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय cos ओमेगा t। तो पी एक्सिस की इक्वेशन आ जाएगी अपने पास माइनस बी इंटू डेल एस अपॉन डेल एक्स, ये हो गया 2a इंटू cos kx इंटू cos ओमेगा t। और ये तो अपने को कैसे पता था कि अगर s इक्विवेलेंट का एम्पलीट्यूड अगर a है, यानी लॉन्गिट्यूडनल डिस्प्लेसमेंट का एम्पलीट्यूड अगर a है, तो प्रेशर एक्सिस का एम्पलीट्यूड BAK होता है। तो यहां पे S इक्विवेलेंट का एम्पलीट्यूड 2A था, तो 2 इंटू A, ये तो S इक्विवेलेंट का हो गया, इंटू B इंटू K, ये प्रेशर एक्सिस का एम्पलीट्यूड हो गया। अब देखो इसको थोड़ा सा लॉजिकली समझते हैं। ये क्या है? एम्पलीट्यूड, या फिर मैं इसको पहले ऐसे लिख लेता हूं, इक्विवेलेंट A इक्विवेलेंट फॉर
पी एक्सिस, ओमेगा टी के आगे जो भी आएगा वो एक्सिस प्रेशर का एम्पलीट्यूड होगा। अब थोड़ा सा है ना, तो हम इसको इसी चीज को अपन लॉजिकली समझते हैं। कैसे? एक में तो आ रहा है एम्पलीट्यूड के अंदर कोस के एक्स, एक के एम्पलीट्यूड में आ रहा है साइन एक्स, यानी ए इक्विवेलेंट ऑफ एस ये तो कितना है, ये है 2a sin kx, और ए इक्विवेलेंट ऑफ प्रेशर एक्सिस ये है माइनस 2ba into cos kx ये है। तो तुमको लॉजिकली सोच के बताओ कि अगर मैं इसके लिए तो लॉन्गिट्यूडनल के लिए मेरे को पता है कि लॉन्गिट्यूडनल के अंदर जो क्लोज एंड होता है, जो क्लोज एंड होता है वहां पे एंटी मतलब ऐसे वेव चलेगी। कि क्लोज एंड पे तो नोड बनेगा, उसके बाद ये एंटी नोड, फिर नोड, फिर एंटी नोड, फिर नोड, फिर एंटी नोड, ओपन एंटी नोड बन जाएगा। ये तो अपने को लॉन्गिट्यूडनल डिस्प्लेसमेंट के लिए पता है। अब तुम कुछ सोच के बताओ लॉजिकली, ये ग्राफ, ये इक्वेशन साइन की है, ये कोस की है, तो जहां पे जैसे ये पॉइंट है लॉन्गिट्यूडनल, इस पॉइंट पे नोड होता है, लॉन्गिट्यूडनल डिस्प्लेसमेंट है सर वीडियो अटक गया। एम्पलीट्यूड 0 है। सर आपका आवाज अटक रहा है सर। सर वॉइस ब्रेक हो रहा है। हाँ हाँ आज सुन लो। अभी आ रही है आवाज? अभी आ रही है या अभी नहीं आ रही? आवाज आ रही है सर, लेकिन वीडियो अटक गया है। वीडियो तो फिक्स है ना, वहीं के वहीं है, मैं कुछ भी चेंज नहीं कर रहा हूँ, एज इट इज है। जो फोटो, जो अब मैं कुछ भी नहीं लिख रहा हूँ, पहले समझ लो इसको। तो मैं ये एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं कि जैसे इक्विवेलेंट एम्पलीट्यूड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल डिस्प्लेसमेंट s इक्वल टू 2a sin kx है, तो क्लोज्ड एंड पे अपने को पता है कि लॉन्गिट्यूडनल डिस्प्लेसमेंट का नोड बनता है, इसका मतलब इस पॉइंट पे लॉन्गिट्यूडनल डिस्प्लेसमेंट 0 है, यानी तो लॉन्गिट्यूडनल डिस्प्लेसमेंट क्या है, 2a sin kx। तो ये अगर 0 है तो बताओ kx कितना होगा? kx क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, पाई हो सकता है, इसी टाइप से होगा। बोलो, या अपन एक ही पॉइंट समझ लेते हैं। तुम ऐसे समझो कि जहां पे नोड बन रहा है लॉन्गिट्यूडनल डिस्प्लेसमेंट का, वहां पे sin kx 0 होना चाहिए। sin kx 0 तब होगा जब kx कितना होगा? 0। अरे बोलो, अरे बोलो। यस सर। अब kx 0 पुट करोगे, अब प्रेशर एक्सिस वाले इक्वेशन में आओ, इसके अंदर kx अगर तुम 0 पुट करोगे तो cos 0 1 होता है। cos 0 1 हो गया, इसका मतलब इक्विवेलेंट एम्पलीट्यूड प्रेशर एक्सिस का वो तो मैक्सिमम या मिनिमम आएगा, 0 नहीं आएगा। प्रेशर एक्सिस का एम्पलीट्यूड जैसे इसके अंदर एट नोड पॉइंट kx इक्वल टू 0, kx 0 होना चाहिए। अब इसके अंदर 0 पुट करोगे kx को, तो ये 0 नहीं आ रहा है, ये तो मैक्सिमम या मिनिमम आ रहा है।
इसका मतलब एक चीज को यहाँ के अंदर जो क्लोज एंड होता है वहां पे नोड बनता ही नहीं है, वहां पे एंटी नोड बनता है। मतलब इस और जो ओपन एंड होगा वहां पे नोड बनेगा प्रेशर एक्सिस का। ये एंटी नोड, फिर नोड, फिर एंटी नोड, नोड, फिर एंटी नोड, फिर नोड। यानी एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना है अपने को कि अपने को सारे रिजल्ट्स जो अब तक पढ़ गया है, लॉन्गिट्यूडनल डिस्प्लेसमेंट ये ध्यान रखने, और प्रेशर एक्सिस का अगर अपने को कोई पूछेगा तो वो उल्टा हो जाएगा। मतलब प्रेशर लॉन्गिट्यूडनल डिस्प्लेसमेंट में जहां पे नोड बनेगा, प्रेशर एक्सिस का एंटी नोड बनेगा। ये ध्यान रखना है। मैं नोट डाल के लिख लेता हूं यहाँ पे। Position where node of S equivalent is formed. Nodes of S equivalent are formed at those position antinode of P axis are formed। जहां पे प्रेशर लॉन्गिट्यूडनल डिस्प्लेसमेंट का नोड बनेगा वहां पे प्रेशर एक्सिस का एंटी नोड बनेगा। इसको मैथमेटिकली समझ सकते हो तुम, और लॉजिकली मैंने वहां पे बताया था तुम्हें कि प्रेशर एक्सिस और एस इक्विवेलेंट वेव्स किस टाइप से वेरी करती है। तो यहाँ पे तुम डायरेक्टली समझ सकते हो, एक साइन फंक्शन पे डिपेंड करता है, एक कॉस फंक्शन पे डिपेंड करता है। तो एक का जहां पे नोड बनेगा वहां पे दूसरे का एंटी नोड बनेगा। यानी एक का एम्पलीट्यूड जब 0 होगा तब दूसरे का मैक्सिमम या मिनिमम होगा। ये चीज मैंने इसलिए तुम्हें वहां पे भी बताई थी। चलो ये सब तो ठीक है, तुम्हें मेन जो ध्यान रखना है वो यही ध्यान रखना है कि लॉन्गिट्यूडनल डिस्प्लेसमेंट का क्लोज्ड एंड पे तो नोड बनता है, ओपन एंड पे एंटी नोड बनता है। और प्रेशर एक्सिस की बात करोगे तो क्लोज्ड एंड पे तो एंटी नोड बनता है, ओपन एंड पे नोड बनता है। इसमें कोई डाउट किसी को? इसमें कोई डाउट किसी को? नो सर। ठीक है, तो अभी अपन है ना, जैसे वहां पे फिक्स वायर और फिक्स फ्री वायर के अंदर अपन ने वाइब्रेशंस के मोड देखे थे, ऐसे कैसे यहाँ पे क्लोज्ड ऑर्गन पाइप और ओपन ऑर्गन पाइप, इन दोनों के अंदर मोड ऑफ वाइब्रेशंस देखते हैं स्टैंडिंग वेव के लिए। बहुत सिंपल है, जैसे वहां पे कैलकुलेशन करी थी वैसे के वैसे यहाँ पे है। तो 1 बाय 1 दोनों को स्टडी कर लेते हैं, उसके बाद अपन क्वेश्चंस पे आते हैं। तो मोड ऑफ वाइब्रेशन, mode of vibration for, पहले अपन देखते हैं क्लोज के लिए, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के लिए मोड ऑफ वाइब्रेशन क्या होता है? तो वही सेम, सबसे पहले क्लोज का मतलब एक एंड क्लोज है, एक एंड ओपन है, यानी एक एंड पे तो नोड बनेगा, एक एंड पे एंटी नोड बनेगा। सिंपल। तो मेरे को बताओ कि जो फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन है वो कितने
लूप्स के अंदर वाइब्रेट करेगा बताओ? एक तरफ नोड बनाना है, एक तरफ एंटी नोड बनाना है, तो सबसे फर्स्ट पहला मोड क्या हो सकता है? बनाने के लिए अपन क्या करते हैं, एक तरफ कोई लिक्विड फिल कर देते हैं, तो ये क्लोज सरफेस के टाइप से और या इसको तो टाइप से क्लोज भी कर सकते हैं। तो ये क्लोज एंड है और ये ओपन एंड है। तो एक तरफ एंटी नोड बनाना है और एक तरफ नोड बनाना है, तो इसके सबसे छोटा तरीका या फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन क्या हो सकता है बताओ? फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन क्या हो सकता है? इसके अंदर एक के अंदर एक कितने लूप्स के अंदर वाइब्रेट करेगा बताओ? अरे एक तरफ एंटी नोड बनाना है, एक तरफ नोड बनाना है, तो इसका सिंपलेस्ट तरीका यही हो सकता है ना, हाफ लूप के अंदर ही वाइब्रेट करेगा। ये वहां पे पढ़ा तो था अपन ने, बोलो कोई डाउट है क्या इसमें? नो सर। अच्छा, सेकंड मोड क्या हो सकता है बताओ? एक तरफ एंटी नोड बनाना है, एक तरफ नोड बनाना है। क्या सेकंड मोड ऐसा होगा? कि एक तो पूरा लूप बन जाएगा और एक हाफ लूप बन जाएगा। वाइब्रेशन क्या होगा? ऐसा हो जाएगा। तो ये लेंथ L है, ये भी लेंथ L है, पाइप की लेंथ अपने को L गिवन है, तो लैम्बडा की फॉर्म में बताओ ये लेंथ कितनी होगी? लैम्बडा की फॉर्म में ये लेंथ कितनी होगी बताओ? जो L लिखी है अपन ने, एक लूप की लेंथ जो है वो लैम्बडा बाई 2 होती है, तो इन तीनों के अंदर लैम्बडा की फॉर्म में लेंथ बताओ L। क्या यहाँ पे ये लैम्बडा बाई 4 होगी, ये लैम्बडा बाई 2 प्लस लैम्बडा बाई 4, क्या 3 लैम्बडा बाई 4 होगी? लैम्बडा बाई 2, ये लैम्बडा बाई 2 लैम्बडा बाई 4, क्या 5 लैम्बडा बाई 4 होगी? यानी यहाँ पे तो L इक्वल टू लैम्बडा बाई 4 होगी, यहाँ पे L इक्वल टू 3 लैम्बडा बाई 4 होगी, यहाँ पे L इक्वल टू 5 लैम्बडा बाई 4 होगी। तो ये मेरे को पता है कि लैम्बडा निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे लैम्बडा हो जाएगा 4L, यहाँ पे लैम्बडा हो गया 4L अपॉन 3, यहाँ पे लैम्बडा हो गया 4L अपॉन 5, तो B इक्वल टू F। तो फ्रीक्वेंसी निकाल सकता हूं मैं F1, सबसे बेसिक फ्रीक्वेंसी F1 B अपॉन लैम्बडा, तो B अपॉन लैम्बडा, लैम्बडा यानी 4L, ऐसे कैसे F2 ये हो जाएगा V अपॉन 4L अपॉन 3, ऐसे कैसे F3 ये हो जाएगा 5V अपॉन 4L। क्या ये तीनों जो फ्रीक्वेंसीज निकाली है अपन, इसके अंदर कोई डाउट किसी को? F1, F2, F3। नो सर। अब
अब अपने को वापस नेमिंग करनी है, जैसे वहां पे नेमिंग किया था वैसे के वैसे नेमिंग करनी है। सब बता सकते हो क्या? जो एफ है वो पहली फ्रीक्वेंसी की 3 इंटू एफ हो जाएगा, ये Yes, sir. 5 इंटू एफ हो जाएगा। तो ये तो है अपने पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, या फिर इसको हार्मोनिक कौन सा बोलूंगा? फर्स्ट हार्मोनिक, फर्स्ट हार्मोनिक। अच्छा, हार्मोनिक वर्ड क्या यूज किया था मैंने कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की जितने टाइम्स फ्रीक्वेंसी होती है उतने ही हार्मोनिक्स होते हैं। बताओ ये फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की 3 टाइम्स है, तो कौन सा हार्मोनिक होगा? थर्ड हार्मोनिक। Third harmonic. थर्ड हार्मोनिक। ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का 5 टाइम्स है, तो क्या ये 5 harmonic. हार्मोनिक हो जाए? अच्छा, आवर्टॉन वर्ड कैसे यूज करते थे? ये फर्स्ट कॉम्प्लिकेटेड तरीका है, ये सबसे बेसिक, ये फर्स्ट कॉम्प्लिकेटेड तरीका। तो ये हो जाएगा अपने पास फर्स्ट आवर्टॉन, ये सेकंड आवर्टॉन। इसका मतलब एक चीज अपने को समझ में आ गई कि क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के अंदर, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के अंदर जो इवन फ्रीक्वेंसी से, क्या इवन फ्रीक्वेंसी मिसिंग होती है? यस सर। Yes, sir. तो इवन फ्रीक्वेंसीज वहां पे जो फिक्स और फिक्स फ्री वायर पड़ा था, वहां पे किस वायर के अंदर मिसिंग थी? फिक्स फ्री के अंदर या फिक्स के अंदर? तो क्या ये जो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है ये फिक्स फ्री वायर के टाइप से रिजल्ट आ रहे हैं इसके सारे? फोटो भेज दूंगा इस टाइप में। तो ये डायरेक्टली ध्यान रखना है कि क्लोज ऑर्गन पाइप होता है, इसकी फ्रीक्वेंसीज होती है वो V अपॉन, इन जनरल जैसे V अपॉन 2L है, सॉरी V अपॉन 4L है, सेकेंड 3V अपॉन 4L है, 5V अपॉन 4L है, इन जनरल 2L माइनस 1 अपॉन 4L हो जाएगी। यानी ऑड फ्रीक्वेंसी, जैसे इसको मैं लिख सकता हूं, इसको F1 लिखूं तो ये 3 इंटू F1 है, ये 5 इंटू F1 है, ये 2n माइनस 1 इंटू F1 है। ठीक है, तो इसका मतलब ओनली ऑड फ्रीक्वेंसीज प्रेजेंट होगी, और ओनली ऑड फ्रीक्वेंसीज प्रेजेंट होगी। तो क्या ये फिक्स फ्री इसके रिजल्ट है? फिक्स फ्री वायर के टाइप से आएंगे, जैसे अपन ने फिक्स फ्री वायर के अंदर पढ़े थे, क्या एग्जैक्टली उसी टाइप से रिजल्ट आ रहे हैं? Yes, sir. तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। कुछ भी नहीं दिख रहा है? किसी को नहीं दिख रहा कुछ भी? हाँ सर, नहीं दिख हाँ, फोटो भेज दूंगा मैं, लेकिन किसी को कुछ भी नहीं दिख रहा, एकदम ब्लैक दिख रहा है। थोड़ा दिख रहा है। बोलो। समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, तो फिर टाइम हो गया, अपन क्लास बंद कर देते हैं, जैसा तुम्हारी मर्जी, कोई बात नहीं, जैसा तुम बोलोगे वैसे ही करेंगे अपन। शुरू से ही तुम यही बोल रहे हो कि ब्लर दिख रहा है बस। चलो ठीक है, कोई बात नहीं।
तो आज की क्लास के अंदर कोई डाउट है किसी को? फोटो में सारे भेज दूंगा तुम्हें, तो एक बार फोटोज को और देखना, चीजों को और खुद से समझने का ट्राई करना। हाँ हाँ समझ गया। अरे मैं इस बात को मानता हूँ, आश्विन बोल रहा है कि मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा तो रिकॉर्डिंग में देख लेना। हाँ सही बात है, मैं मानता हूँ इस बात को कि थोड़ी बहुत कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन अब क्या है ना कि थोड़ा सा सिलेबस अपना इस टाइप से चल रहा है कि अपन कनेक्टिविटी के चक्कर में क्लासेस को थोड़ा सा डिस्टर्ब नहीं कर सकते। एक दो दिन थोड़ा सा देखो, उसके बाद शायद अपन और ज्यादा अच्छा कर पाए। ये आवाज कैसी आ रही है? अच्छा एक और अनाउंसमेंट छोटा सा, अगर अपन इवनिंग में एक्स्ट्रा क्लास रखें, इवनिंग में एक्स्ट्रा क्लास रखें तो क्या सब लोग कंफर्टेबल हो? कितने बजे सर? वो मैं टाइम डाल दूंगा, मतलब आफ्टर 5 ही रख सकते हैं अपन। यस सर। किसी को किसी टाइम के अंदर दिक्कत हो तो मेरे को बता दो, ताकि उस टाइम पे नहीं रखें। किसी को किसी टाइम के अंदर दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है, तो मैं ग्रुप पे मैसेज कर दूंगा अकॉर्डिंगली, तो सब लोग तैयार रहना। ठीक है, तो नेक्स्ट इससे अभी क्लास को एंड कर रहा हूं, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है ना?